Hello students, today we will discuss the uh, difference between the Fresnel and Fraunhofer classes of diffraction and then the Fresnel half period zones. So first we will discuss the difference between the Fresnel diffraction and the Fraunhofer diffraction. Okay, so diffraction phenomenon can be categorized into two diffractions. First is the Fresnel diffraction and the other is Fraunhofer diffraction. So there are two categories of the diffraction. First is Fresnel and other is the Fraunhofer diffraction. So following are the differences. What are the differences? Fresnel diffraction. In Fresnel diffraction, either the source of the light or the screen or both are in general at finite distance from the diffracting element. तो फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में क्या होता है, या तो सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का जो सोर्स है, या स्क्रीन जिसपे कि हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, और या फिर दोनों, सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन दोनों अगर एक फाइनाइट डिस्टेंस इनमें जो है वो एक डिफ्रैक्शन एलिमेंट से फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट या स्क्रीन या तो सोर्स ऑफ लाइट जो होगा वो डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, या फिर स्क्रीन जो है वो डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट से फाइनाइट डिस्टेंस पे होगी, या दोनों के दोनों, सोर्स ऑफ लाइट भी एंड स्क्रीन भी, दोनों के दोनों क्या होंगे, डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होंगी। डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट जो है वो क्या हो सकता है, जैसे कि हमने कल देखा था, ये एक ऑब्स्टेकल भी हो सकता है या फिर एक ये अपर्चर भी हो सकता है, ठीक है। या तो ये इस तरीके का ऑब्स्टेकल होगा या फिर ऐसा कोई एक अपर्चर होगा, ठीक है, जिससे कि लाइट वेव टकराएगी। जबकि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है कि बोथ सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन दोनों के दोनों डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, बहुत दूरी पे होते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ तो एक फाइनाइट डिस्टेंस का है, चाहे सोर्स का हो, चाहे स्क्रीन का हो, या फिर चाहे दोनों का हो, ये एक फाइनाइट डिस्टेंस से होगी, स्क्रीन से डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होगी, जबकि यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगी। दोनों, सोर्स ऑफ लाइट भी और स्क्रीन भी, दोनों डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट से एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होती है। ओके, so here in case of the Fresnel diffraction, no lenses are used, no lenses are used for rendering the rays parallel or convergent, hence the incident wavefront is divergent, either spherical or cylindrical। तो यहाँ पर कोई भी जो है लेंस का यूज नहीं किया जाता रेस को पैरेलल करने के लिए या कन्वर्जेंट करने के लिए। ओके, क्योंकि हमें पता है, हमने देखा कि हम किसी भी लाइट सोर्स को, अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो उससे हम उसके आगे हम एक कन्वर्जिंग लेंस लगा देते हैं, ताकि जो है वो इसमें जो पड़ने वाला जितनी भी लाइट्स हैं उन लाइट रे को ये क्या कर दे, पैरेलल कर दे। ओके, तो यहाँ इस केस में, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के केस में ऐसा कोई भी लेंस यूज़ नहीं होता, इसलिए जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ये डाइवर्जिंग नेचर की होती है, और डाइवर्जिंग नेचर की होने के कारण या तो ये स्फेरिकल या फिर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट की होती है, ठीक है। तो या तो ये इस तरीके से स्फेरिकल शेप में निकलेंगी, स्फेरिकल, ये इस तरीके का वेव फ्रंट होगा जो हमें सामने से दिखाई देगा, और या फिर ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा जो हमें अगर ऐसे सामने से दिखाई देगा तो वो इस तरीके से होगा, ठीक है। बट अगर मैं ऐसे बनाऊं प्लेन पे तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट ऐसा होगा। ओके, बट in Fraunhofer diffraction
जनरली टू कन्वर्जेंट लेंसेज आर यूज्ड, यहाँ पर जो है दो कन्वर्जेंट लेंसेज का यूज होता है। ओके तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में दो कन्वर्जेंट लेंसेज का यूज होता है। फर्स्ट जो कन्वर्जेंट लेंस है उसका यूज़ क्या होता है, टू मेक द इनकमिंग लाइट पैरेलल। एक जो लेंस लगा होता है, दो कन्वर्जेंट लेंसेज लगे होते हैं, एक लेंस का यूज़ होता है कि जो इनकमिंग लाइट है उसको पैरेलल करने के लिए, ठीक है। एक तो लेंस का ये यूज़ होता है, और दूसरा जो अदर जो लेंस है यानी कि दूसरा लेंस है, दो कन्वर्जेंट लेंस है, तो दूसरे लेंस का यूज़ क्या है, टू फोकस द पैरेलल डिफ्रैक्टेड रेज ऑन द स्क्रीन, हैंस इंसिडेंट वेव फ्रंट इज प्लेन। दूसरा जो लेंस है उसका यूज़ क्या होता है कि जो लाइट रेज जो आएंगी, पैरेलल लाइट रेज, उनको फोकस करने के लिए, ठीक है, यानी कि दूसरे कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ लाइट को फोकस करने के लिए है। यहाँ से लाइट रेज आएंगी और किसी एक पॉइंट पे फोकस हो जाएंगी, ठीक है। तो दो कन्वर्जेंट लेंसेज का यहाँ पर यूज़ होता है, जबकि यहाँ पर लेंसेज का यूज़ नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो आइदर स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल टाइप का होगा, जबकि यहाँ पर स्क्रीन इसमें जो है इंसिडेंट वेव फ्रंट जो होगा वो प्लेन होगा, ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट होगा। ओके थर्ड जो डिफरेंस है इनमें फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में वो क्या है, थर्ड जो डिफरेंस है दैट इज द वेव्स इन दिस केस in Fresnel diffraction the waves of secondary wavelets is not the same at all points in the plane of aperture। अगर हम अपर्चर का प्लेन देखें, ये है आपका देखो ये जैसे मैं आपको अगर इस डायग्राम में दिखाऊं तो ये ऐसे दिखाते हैं, हम कोई भी अपर्चर हम दिखा रहे हैं तो इस तरीके से दिखाएंगे, लेकिन अगर हम सामने से देखें इसको तो ये कैसा होगा, ये सपोज एक छोटी सी स्लिट है, ठीक है, यहाँ से लाइट वेव जो है पीछे से इस स्लिट के थ्रू आएगी, आपका अपर्चर हो गया है, ठीक है। सो ये इसका प्लेन हो गया है, इस अपर्चर का क्या है, ये प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वेव्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इज नॉट द सेम एट ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन ऑफ अपर्चर, कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स की जो वेव्स होंगी वो प्रत्येक जो इस प्लेन है उसके प्रत्येक पॉइंट पे जो है वो सेम नहीं होंगी, ठीक है, जबकि यहाँ पर कन्वर्स इज ट्रू। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के केस में सेकेंडरी वेवलेट्स की जो वेव्स होंगी वो अपर्चर के प्लेन पे सभी पॉइंट पे क्या होंगी, सेम होगी, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। फोर्थ डिफरेंस क्या है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फ्रेस्नेल्स जोन्स फॉर्म्ड द सेंटर ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न में बी आइदर डार्क और ब्राइट। यानी कि अभी हम पढ़ेंगे फ्रेस्नेल्स जोन्स के बारे में, तो फ्रेस्नेल जोन्स के नंबर पे डिपेंड इसके नंबर पे क्या आधारित है, हमारा सेंटर ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न, कि सेंटर ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो नंबर ऑफ फ्रेस्नेल जोन्स पे डिपेंड है यहाँ पर, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्रेस्नेल जोन्स पे जो सेंटर ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो डिपेंड करता है यहाँ पर, और इसकी वजह से अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ फ्रेस्नेल जोन्स ये जो सेंटर ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न वो डार्क भी हो सकता है, वो ब्राइट भी हो सकता है। यानी कि अगर आपको इस तरीके का पैटर्न मिल रहा है, सर्कुलर रिंग का पैटर्न अगर मिल रहा है, तो ये जो आपका सेंटर ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न है ये आइदर क्या होगा, ऐसा होगा यानी कि डार्क होगा, ठीक है, या जो है ये ब्राइट भी हो सकता है, ये ब्राइट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ द फ्रेस्नेल जोन्स के बारे में, जोन्स के ऊपर। तो ये फ्रेस्नेल जोन हम अभी पढ़ेंगे। ओके दूसरा है यहाँ पर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है कि चाहे आप यहाँ पर नंबर ऑफ जोन्स वगैरह को हम कोई डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बट अभी मैं क्या बता रही हूँ इसमें कि इसमें जो सेंटर होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न का इट इज़ ऑलवेज ब्राइट, ठीक है, सेंटर जो होगा डिफ्रैक्शन पैटर्न का इट इज़ ऑलवेज राइट फॉर ऑल पाथ्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द लेंस, ठीक है। लेंस की एक्सिस, ये लेंस हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में दो लेंसेज का प्रयोग होता है, तो लेंस की
जो एक्सिस है इसकी पैरेलल की जितनी भी रेज होंगी, ठीक है, उनके लिए जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा उसका सेंटर हमेशा क्या होगा, ब्राइट होगा। ओके, यहाँ पर फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के केस में लेटरल डिस्टेंसेस को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। लेटरल डिस्टेंसेस आपने पढ़ा था जब हमने रे डायग्राम्स हम पढ़ रहे थे, जो शुरू में हम लेंसेज वगैरह पढ़ रहे थे, कॉन्वेक्स लेंसेज और ये कॉन्केव लेंसेज ये पढ़ रहे थे, तो आपने देखा होगा कि जो लेंस है, अगर ये सपोज ये, ठीक है, तो जो लेटरल डिस्टेंस कौन सी होती है हमारी, ये जो लेंस की एक्सिस की परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस या डाउनवर्ड वाली डिस्टेंस या ये वाली, ठीक है। तो अपवर्ड डिस्टेंस और डाउनवर्ड डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इनको हम कहते हैं लेटरल डिस्टेंसेस, ठीक है। सो लेटरल डिस्टेंसेस की इम्पोर्टेंस है कहाँ पर, यहाँ पर फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के केस में, जबकि एंगुलर इंक्लिनेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न। यहाँ पर फ्रॉनहोफर के केस में जो एंगुलर इंक्लिनेशन है, एंगुलर इंक्लिनेशन यानी कि ये जैसे सपोज ये जो है माना अल्फा एंगल बनाता है, तो जो एंगुलर इंक्लिनेशन है रेस का, वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफ्रैक्शन पैटर्न को फॉर्म करने में। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली जो डिफरेंस क्या है कि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में लेटरल डिस्टेंसेस का इम्पॉर्टेंट है, ये यूज़ होता है, और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में जो एंगुलर डिस्टेंसेस हैं उनका ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, उनके ज़्यादा यूज़ यहाँ पर होता है। ओके, सिक्स्थ डिफरेंस क्या है कि इन द केस ऑफ फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म्ड इज द प्रोजेक्शन ऑफ डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट मॉडिफाइड बाय द डिफ्रैक्टिंग इफेक्ट्स एंड ज्योमेट्री ऑफ द सोर्स। तो इस केस में क्या होता है कि पैटर्न जो फॉर्म होता है वो किससे होता है, डिफ्रैक्शन एलिमेंट या डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट है उसके प्रोजेक्शन से, जिसको कि मॉडिफाई किया जाता है डिफ्रैक्टिंग इफेक्ट्स से एंड ज्योमेट्री ऑफ द सोर्स से, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो प्रोजेक्शन है वो किसका है, डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट का, जो कि मॉडिफाइड हुआ है डिफ्रैक्टिंग इफेक्ट्स से या ज्योमेट्री ऑफ द सोर्स से। ओके, जबकि यहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फ्रॉनहोफर के केस में, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के केस में जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है, इट इज़ द इमेज ऑफ द सोर्स मॉडिफाइड बाय द डिफ्रैक्शन एट डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो इमेज है फ्रेस्नेल केस में, जो इमेज है वो किसकी है, प्रोजेक्शन ऑफ द डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट, जबकि यहाँ पर फ्रॉनहोफर केस में जो प्रोजेक्शन है वो किसका है, यानी कि इमेज जो है वो किसकी, इमेज ऑफ द सोर्स। सो डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पर किसका है, कुल मिला के इमेज ऑफ द सोर्स की जो इमेज है उसी से हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। जबकि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के केस में जो डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट है, डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट कोई ऑब्स्टेकल हो गया या अपर्चर हो गया, उसका जो उसकी जो इमेज है वो मिलेगी हमें, वो हमें देगी डिफ्रैक्शन पैटर्न। ओके, तो ये डिफरेंस थे इनमें। तो आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट एनी 4 और 5 और 6 और कितने भी जो है डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, या राइट द डिफरेंस बिटवीन दी फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो आपको ये लिखना है, ठीक है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में भी मैंने डिफरेंस बताया था आपको कल, तो वो भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो है अब हम पढ़ेंगे फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स। सो व्हाट इज दी फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स? So according to Huygens principle, each point on a wave front act as a source of secondary disturbance. हाइगन प्रिंसिपल के अनुसार प्रत्येक जो पॉइंट होगा वेव फ्रंट में वो एक सेकेंडरी डिस्टरबेंस का सोर्स होगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि सेकेंडरी वेवलेट्स की जो इंटरफेरेंस है उसके कारण हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है, इसलिए जो सेकेंडरी वेवलेट्स जो आएंगी, सेकेंडरी जो वेव्स आएंगी या सेकेंडरी डिस्टरबेंस जो आएगा वो किसके कारण आएगा, वो हम हाइगन की हाइपोथेसिस के कारण, हाइगन की जो प्रिंसिपल है सॉरी इसके कारण जो है वो सेकेंडरी वेवलेट्स आएंगी। और हाइगन का प्रिंसिपल क्या कहता है
कि वेव फ्रंट जो होगी आपकी प्राइमरी वेव फ्रंट जो है उसके प्रत्येक पॉइंट, उसका जो प्रत्येक पॉइंट है वो सोर्स का काम करेगा। कैसे, किसके सोर्स का? सेकेंडरी डिस्टरबेंस के सोर्स का काम करेगा। यानी कि वेव फ्रंट की जो प्राइमरी वेव फ्रंट है उसके प्रत्येक पॉइंट को हम सेकेंडरी वेव फ्रंट मान सकते हैं। प्रत्येक पॉइंट जो है उसका एक सेकेंडरी वेव फ्रंट का काम करेगा। ठीक है। So when a wave front is made to incident on a slit, most of it is obstructed by the slit. तो अगर हम इस वेव फ्रंट को किसी स्लिट पे गिराएं, ठीक है, ये वेव फ्रंट है और इसको हम किसी स्लिट पे गिराते हैं तो मोस्ट ऑफ द पार्ट, देखो ये पार्ट जो है इसका, ये पार्ट जो है ये ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया है। तो केवल ये वाला भाग है जो इसके प्रत्येक पॉइंट जो है वो सेकेंडरी वेव्स का काम करेंगे। ओके, सो द स्मॉल पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट पास्ड थ्रू द स्लिट। इसलिए जो है मैंने जैसे आपको भी बताया कि इस स्लिट में से अगर केवल इतना पोर्शन जो है वेव फ्रंट का वो पास होगा, बाकी इसके द्वारा अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो केवल इतना पार्ट जो है वो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, सो द स्मॉल पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट पास थ्रू द स्लिट इज दस इक्विवेलेंट टू अ स्ट्रिंग ऑफ कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेज। इसलिए हम इसको मान सकते हैं कि ये एक कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेज की एक स्ट्रिंग है। ठीक है, यानी कि जितने भी यहाँ से जो सेकेंडरी पॉइंट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स जो आ रहे हैं वो सब क्या हैं? कोहेरेंट सोर्सेज हैं। तो उनको हम मान सकते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज है। और जहाँ पर कई कोहेरेंट सोर्सेज होंगे वहाँ पर क्या होगा? उनका इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, और इंटरफेरेंस होगा तो हमें एक पैटर्न मिलेगा ब्राइट फ्रिंजेस एंड डार्क फ्रिंजेस का। ओके, so due to this, the intensity at any point on the screen may be obtained by summing the intensities of wavelets originating from those point sources at the slit. इसलिए जो इंटेंसिटी होगी, स्क्रीन पे जो इंटेंसिटी आएगी उनको हम कैसे हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं? बाय समिंग द इंटेंसिटी। अगर हम सम कर दें इंटेंसिटीज का, किस इंटेंसिटी का? वेवलेट्स की इंटेंसिटी का। कहाँ से निकलने वाली? जो कि ओरिजिनेट हो रही है इस वेव फ्रंट से जिसको हमने स्लिट पे गिराया था। यहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी उनकी इंटेंसिटी का जो सम होगा वो हमें, उसके वजह से हमें इंटेंसिटी जो आपके रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन होगी है। एंड सुपरपोजिंग एट दैट पॉइंट ऑफ द स्क्रीन, जो कि सुपरपोज करेगी, ठीक है, किसी पॉइंट पे स्क्रीन, और स्क्रीन पे हमें क्या होगी? ऑब्टेन होगी। सो दिस डिफ्रैक्शन इज फॉर्म्ड एट स्क्रीन ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। जो हमने पढ़ा कि सेकेंडरी वेवलेट्स जो निकलेगी उसके कारण जो हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। एंड सिंस द कोहेरेंट सोर्सेज आर लोकेटेड एट डिफरेंट डिस्टेंसेज फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन, क्योंकि जो ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं ये डिफरेंट डिस्टेंसेस पे होंगे। ये जो यहाँ से जो कोहेरेंट सोर्सेज जो कैसे निकलेंगे? कोहेरेंट सोर्सेज जो हैं वो देखो, ये तो प्राइमरी वेवलेट हो गई और यहाँ पर जो सेकेंडरी वेवलेट निकलेगी, ठीक है, इसके जो कोहेरेंट सोर्सेज है यहाँ पर भी प्रत्येक पॉइंट जो है इसका सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा। तो क्योंकि ये अलग अलग जो है डिस्टेंस पे होगी स्क्रीन से अलग अलग डिस्टेंस पे है। ये अलग डिस्टेंस पे पॉइंट है, ये अलग डिस्टेंस पे पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अलग डिस्टेंस पे है, ये वाला पॉइंट अलग डिस्टेंस पे। क्योंकि ये अलग अलग डिस्टेंस पे है इसलिए ये अलग अलग टाइम पे जो है वो इस स्क्रीन पे पहुंचेंगी। ओके, सो दस द वेव रीच दैट पॉइंट विद डिफरेंट फेजेस। तो अलग अलग टाइम पे पहुंचने के कारण इनमें जो है क्या होगा? सब में फेज डिफरेंस होगा। एंड देयर सुपरपोजिशन प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस पैटर्न विद मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर्मेशन। इसलिए उनका जो सुपरपोजिशन है वो एक इंटरफेरेंस पैटर्न को फॉर्म करेगा जिसमें कि हमें क्या मिलते हैं? मैक्सिमा एंड मिनिमा मिलते हैं। ओके, हेंस डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू दी, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो क्या है और क्यों है? सो द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज। तो हमें पता है कि
कोहेरेंट सोर्सेज का सुपरपोजिशन तो वहाँ पर भी होता था, कहाँ पर, इंटरफेरेंस के केस में। लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स तो है, फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज भी है, बट ये जो कोहेरेंट सोर्स हैं these are of the same wavefront after the wavefront is obstructed by obstacle और aperture। ठीक है, यानी कि जो वेव फ्रंट जो कि ऑब्स्टेकल या एपर्चर से टकराने के बाद जो है टकराने के बाद जो हमें मिलती है, यानी कि ये सेम वेव फ्रंट का थोड़ा सा पोर्शन जो हमें आगे मिल रहा है, इस वेव फ्रंट इसी 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 सेम वेव फ्रंट का जो इसमें जो हमने सही कई पॉइंट्स मान लिए हैं और वो कई पॉइंट हम कोहेरेंट सोर्सेज की तरह जो है वो एक्ट करेंगे, तो इन कोहेरेंट सोर्सेज की वजह से जो है क्या होगा, सुपरपोजिशन होगा उन वेव्स का और इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। ओके, तो ये इसमें डिफरेंस है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट में। ओके, नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ जोन्स। जोन्स का कंस्ट्रक्शन हम कैसे करते हैं, जो फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन जो हम कह रहे हैं उनका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। सो इन्होंने जो है फ्रेजनल ने कुछ अजम्पशन किए थे, कंस्ट्रक्शन जोन की कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ अजम्पशन किए थे। और इन्होंने क्यों किया था, ये जो जोन्स का कंस्ट्रक्शन है क्यों किया था, फॉर द क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न के क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्वालिटेटिवली इसको समझने के लिए इन्होंने क्या किया था, जोन्स का कंस्ट्रक्शन किया। सो फ्रेजनल इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ हाफ पीरियड जोन्स। सो फ्रेजनल ने जो है हाफ पीरियड जोन्स की आइडिया दिया। ओके, सो द वेव फ्रंट originated from the source and striking the obstacle or aperture is divided into a number of circular and the concentric zones। तो इन्होंने क्या आइडिया दिया ये कि वेव फ्रंट जो ओरिजिनेट हो रही है सोर्स से और ऑब्स्टिकल और अपर्चर, ऑब्स्टिकल या फिर अपर्चर से टकराने के बाद जो है वो डिवाइड हो जा रही है नंबर ऑफ सर्कुलर जोन्स में, या नंबर ऑफ सर्कुलर जोन्स में, और उन सर्कुलर जोन्स का जो है सेंटर एक ही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सर्कुलर एंड कंसेंट्रिक जोन्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या असम्पशन दिया कि सपोज कि लाइट का सोर्स है एस और यहाँ से जो वेव फ्रंट निकलेंगी और या किसी ऑब्स्टेकल पे टकराएंगी, या फिर अगर वो किसी अपर्चर पे टकराती हैं, ये इस तरीके कोई अपर्चर से टकराती हैं, तो ये जो वेव फ्रंट होगी, यानी कि ऐसे ये जो वेव फ्रंट है, ठीक है, ये डिवाइड हो जाती है, यहाँ डिवाइड हो जाती है नंबर ऑफ सर्कुलर एंड कंसेंट्रिक जोन्स में। तो यहाँ जो है नंबर ऑफ सर्कुलर, अगर मैं इसको पैटर्न एक ऐसी स्क्रीन पे देखूँ तो हमें एक नंबर ऑफ, या अगर मैं इसको इस वेव फ्रंट को मैं अगर सामने से देखूँ, यहाँ पर जो वेव फ्रंट मिलेंगी ना हमें, इनको मैं अगर सामने से देखूँ ऐसे, तो हमें जो है ऐसी कंसेंट्रिक रिंग्स मिलेंगी। ठीक है, ये सर्कुलर कंसेंट्रिक रिंग्स मिलती है, इनको हम जोन्स कहते हैं। ओके, तो जोन क्या है आपका, स्मॉल एरिया ऑन द प्लेन वेव फ्रंट विद रेफरेंस टू द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो जोन जो है वो स्मॉल एरिया है ऑन द प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट जो होगा वो कैसा होगा, जो प्लेन वेव फ्रंट है वो इस टाइप का होगा, दिस। ये तो ये जो है, ये जो वेव फ्रंट, ये वाली जो लाइंस, ये जो है ये क्या है, लाइट वेव है, ये एक्सटेंडेड सोर्स से आ रही हैं। ठीक है, तो जो लाइट वेव्स हैं तो यानी कि वो कुछ वेव फ्रंट के रूप में आ रही होंगी। ठीक है, तो वो वेव फ्रंट जब आएगा और अपर्चर से टकराएगा, ठीक है, अपर्चर या फिर स्लिट से टकराएगा, उसके बाद उसका कुछ पोर्शन जो है हमें मिलेगा। ठीक है, तो वो जो पोर्शन है, अब वो जो वेव फ्रंट आ रही है हमारे पास ऑब्स्टिकल या अपर्चर से टकराने के बाद,
वो किस तरीके की वेव फ्रंट आ रही हैं, वो इस तरीके की वेव फ्रंट आ रही हैं। कैसी? ये सर्कुलर, ये 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 ठीक है, जो इसमें हमने शो करी हुई है। ओके, सो ये जो ए डैश है, दिस इज अ वेव फ्रंट। दिस ए डैश, एक मिनट, दिस ए डैश इज द वेव फ्रंट। ओके, तो ये जो वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है ये, और इसमें फ्रेजनल ने क्या किया कि एक पॉइंट मान लिया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो पी है, ठीक है, पी पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है एक सेंटर का जो पॉइंट मान लिया इस वेव फ्रंट का ओ से जो पी की डिस्टेंस है वो है स्मॉल बी, ठीक है। तो इस पी से अगर मैं इस वाले सर्कुलर जोन, ये जो अलग अलग दिखा रखे हैं ना, ये जो है, ये है जो ये 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 ठीक है, ये है आपके जोन्स। ये जो है फ्रेजनल ने इनको बोला जोन्स। ये है जो, ठीक है, ये सर्कल्स हैं, जो ये सर्कल्स जो हैं वो क्या है, जोन्स हैं, ठीक है। तो इस प्रत्येक जोन की मैं अगर देखूँ, एक ये वाला जोन देखूँ मैं अगर, जिसमें मैंने M1 लिखा हुआ है, ये वाला, ये M1 है, ठीक है। इस जोन की एक्सट्रीम यानी कि इसके सरकमफरेंस पे किसी पॉइंट को ले लिया और इस पॉइंट को मैंने यहाँ मिला दिया, तो इसकी जो वैल्यू है वो होगी b प्लस लेमडा बाई टू, ओके। फिर नेक्स्ट वाला जोन जो है, इसकी देखो आप, इसकी जो ये डिस्टेंस है p से, ये होगी b प्लस टू लेमडा बाई टू, ओके। ऐसे ही जो थर्ड वाला है, ये वाला जो सर्किल है, सॉरी ये सर्किल है जो ये, इसके किसी एक्सट्रीम पॉइंट से मैंने p पॉइंट को मिलाया, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी b प्लस थ्री लेमडा बाई टू, ओके। ऐसे ही nth जो जोन होगा उसकी जो डिस्टेंस होगी p पॉइंट से वो होगी b प्लस n लेमडा बाई टू, ओके। सो the path of the light rays from the successive zones, जो पाथ है लाइट रेज का, ठीक है, path of the light rays from the successive zones differ by lambda by 2। सो जो पाथ है लाइट रेज का सक्सेसिव जोन्स के लिए, उनमें देखो आप सक्सेसिव जोन्स के लिए जो सक्सेसिव जोन्स मतलब ये वाला और इसके नेक्स्ट वाला जोन देखो, ये वाला, ठीक है। तो ये दो सक्सेसिव जोन हो गए, यानी कि एक के बाद जो एक आ रहा है लगातार, तो एक के बाद ये जो इसका पाथ डिफरेंस जो होगा, इन दोनों का पाथ डिफरेंस होगा लेमडा बाई टू। देख लो, ये है b प्लस लेमडा बाई तो लेमडा बाई टू, तो ये क्या है b प्लस टू लेमडा बाई टू। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है लेमडा बाई टू का, क्योंकि b प्लस टू लेमडा बाई टू माइनस ऑफ b प्लस लेमडा बाई टू, अगर आप ये माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा लेमडा बाई टू। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो सक्सेसिव जोन्स जो हैं, इनके बीच जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, लेमडा बाई टू का। अब नेक्स्ट ये जो ये वाला जोन है, ये वाला जोन है जो ये वाला और ये वाला, ठीक है, इन दोनों के जोन, ये दोनों भी सक्सेसिव जोन्स हैं, इन दोनों के बीच में भी पाथ डिफरेंस जो होगा वो लेमडा बाई टू का होगा, ओके। सो पाथ डिफरेंस क्योंकि लेमडा बाई टू का है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सॉरी so since the path difference of lambda by 2 so corresponds to half time period, so these zones are known as the half period zones। क्योंकि ये जो पाथ डिफरेंस है लेमडा बाई टू का, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है हाफ टाइम पीरियड की, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक टाइम पीरियड
जो वेवलेंथ होती है वो हमारी कितनी होती है, ये होती है वेवलेंथ, ठीक है। तो ये जो है, और ये लैम्डा बाई 2 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, टी है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में जो है लैम्डा बाई 2 पाथ ट्रेवल कर रही है ये वेव, टी बाई 2 टाइम में, ओके। तो टी बाई 2 टाइम में लैम्डा बाई 2 ट्रेवल कर रही है, इसलिए इसलिए इसको हम, क्योंकि यहाँ पे भी लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस आ रहा है, पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा बाई 2 का आ रहा है सक्सेसिव जोन्स के बीच में, इसलिए इन जोन्स को कहते हैं हम, दीज जोन्स आर नोन एज दी हाफ पीरियड जोन्स, हाफ पीरियड जोन्स, ओके। और जो हाफ पीरियड जोन्स हैं वो हैं कौन से, ये जो एनुलर रीजन्स है ना, एनुलर रीजन्स बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव सर्कल्स, दीज आर कॉल्ड द हाफ पीरियड जोन्स। जैसे कि ये जो, इसमें देखो आप, इनमें जो ये है, ये तो फर्स्ट जोन हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड जोन, ठीक है। बट जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन होगा वो कौन सा होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला पोर्शन, ये जो एनुलर रीजन है ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, ओके। दूसरा जो हाफ पीरियड जोन है वो कौन सा होगा, दूसरे वाले जोन और जो तीसरे वाले जोन है ना, इनके बीच का रीजन कौन सा, ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सेकंड हाफ पीरियड जोन। मैं जरा इसमें कलर दूसरा कर लेती हूँ, इस ओके। सो ये वाला जो ये वाला और ये वाला, इनके बीच का जो रीजन है ये, ठीक है। सेकंड जोन, ये सेकंड जोन है और ये थर्ड जोन है, ठीक है ना। ये M1 है, ये M2 है और ये M3 है, ओके। तो जो M1 और M2 जोन है इनके बीच का जो रीजन है ये वाला, ये जो है ये रीजन है आपका फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, या हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट HPZ, ठीक है, हाफ पीरियड जोन। और जो सेकंड आपका ये वाला सेकंड जोन और जो थर्ड जोन है इसके बीच का जो एनुलर रीजन है वो कौन सा है, ये वाला, ये पोर्शन, दिस इज सेकंड HPZ, ठीक है। इसीलिए जो इसी तरीके से जो nth और nth माइनस 1, ठीक है, n है तो उससे पहले वाला कौन सा होगा, n-1 वाला जोन होगा। तो इनके बीच में जो ये रीजन है, एनुलर रीजन है, इसको हम कहेंगे nth हाफ पीरियड जोन, ओके। ओके, तो यहाँ पर वही एग्जांपल दे रखा है, द एनुलर रीजन्स बिटवीन द n-1 एंड सर्किल एंड n सर्किल इज कॉल्ड द nth हाफ पीरियड जोन्स। अब रेडियाई एंड एरिया ऑफ जोन्स देख लेते हैं कि ये जो रेडियस प्रत्येक जोन का और एरिया जोन का जो है वो कैसे निकालेंगे हम, ओके। सो रेडियस ऑफ nth सर्किल देख लेते हैं हम, क्योंकि अच्छा ये जोन जो है वो बनाए कैसे जाते हैं, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो जोन है ये कैसे बनाए जाते हैं, कि इस P पॉइंट को हम क्या करते हैं, ये जोन कैसे कंस्ट्रक्शन होता है इनका, कि इस P पॉइंट को हम एक सेंटर मान लेते हैं, ओके। इसको हम सेंटर मान लेते हैं और इसको सेंटर मान करके हम क्या करेंगे, डिफरेंट रेडियस की, यानी कि ये B हो गया, ठीक है, दूसरी है B प्लस लैम्डा बाई 2 रेडियस, तीसरा जो है वो B प्लस 2 लैम्डा बाई 2, इस तरीके से डिफरेंट रेडियस के हम क्या करेंगे, इसमें स्फेयर
ड्रॉ करेंगे इस पी पॉइंट को सेंटर मान करके, ठीक है। और वो स्फीयर जो है वो इस प्लेन को अगर मैं ये स्फीयर है, ठीक है, सर्किल नहीं है। अगर इस स्फीयर के मैं बीच में ऐसा एक प्लेन रख दूं, ठीक है, और ये एक स्फीयर है, तो यहाँ इस प्लेन पे ये जो प्लेन रख दूं मैं, अगर अब ये देख आप एक इमेजिन करो कि एक बॉल है और बॉल को जो है आप साइड में एक प्लेट से काट दो अगर, ठीक है, यहाँ पर प्लेट से काट दो, तो उस प्लेट में आपको उस प्लेट ने जो ये भाग काटा इस स्फीयर का, उस बॉल का, तो वो कैसा मिलेगा आपको, कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसी कई स्फीयर हैं, तो कई स्फीयर का जो है उस प्लेट में क्या मिलेगा आपको, इस तरीके से कई जो है एक सर्कल्स टाइप के मिलेंगे, ठीक है। तो वही ये यहाँ पर हमने शो किया हुआ है, ठीक है। तो इस पी पॉइंट को हमने इस पी पॉइंट पे हमने कई स्फीयर ड्रॉ करने अलग अलग रेडियस के, जिसकी वजह से जो है हम इस प्लेन पे देखेंगे तो इस प्लेन पे हमें कई जो हैं क्या मिलेंगे, सर्किल मिलेंगे, जिनको क्या हम जोन्स कह रहे हैं, ठीक है। और वहीं से है उन जोन्स की वजह से ये हाफ पीरियड जोन्स क्रिएट होते हैं। अब इन हाफ पीरियड जोन की जो है हमें क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो रेडियस जो है वो कैसे निकलेगी, रेडियस ऑफ nth जोन या सर्किल जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर, जो nth सर्किल है हमारा वो कौन सा है, nth सर्किल है ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो इसका जो रेडियस है, यानी कि ये डिस्टेंस, सॉरी दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये इससे डिस्टेंस OP तो ये है, ये कितनी है, B है, OP जो डिस्टेंस है वो B है। हमें ये वाली डिस्टेंस भी पता है कितनी, B + n λ/2, ओके। हमें ये डिस्टेंस भी पता है, तो क्या हम ये वाली डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है वो आएगी हमारी पाइथागोरस थ्योरम से, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, ओके। सो ये आपके पास आ जाएगा जो रेडियस ऑफ दी nth सर्किल, nth जो जोन है उसकी जो रेडियस होगी वो होगी, हमने मान ली OM सफिक्स में n, यानी कि RN मान लेते हैं इसको, रेडियस ऑफ nth सर्किल। तो कितना हो जाएगा, मैंने बताया था आपको अभी, B + n λ/2 का होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, देख सकते हो आप, ये B + n λ/2 का होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो हमने इस ट्राइंगल से निकाल दिया ये, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, इसको खोल लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका B स्क्वायर + n स्क्वायर λ²/4 प्लस 2bn λ/2 और माइनस B स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया आपका, तो ये वाला टर्म रह गया। और इस टर्म से जब हमने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ से ले लो आप कॉमन, ये भी कैंसिल हो गया, NB लैम्डा। तो NB लैम्डा जब कॉमन ले लेंगे तो 1 + n λ/4b इतना आ जाएगा, ओके। सो n λ/4b + 1 आ जाएगा, और इसमें जो है अंडर रूट यहाँ पहले से चल रहा है, ठीक है। और जब हम n लैम्डा भी यहाँ से कॉमन ले रहे थे तो वो अंडर रूट के अंदर हम कॉमन ले रहे थे, तो बाहर आएगा तो n λ/b का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो n λ/b का अंडर रूट आपके पास आ गया, ये रेडियस ऑफ दी nth सर्किल, ओके। सो ये हमने ये जो है ये जो हमने हमारे पास ये वाला आया है, ठीक है, ये फॉर्मूला आया हमारे पास। अब जो ये B है, B इफ दिस B इज ग्रेटर देन दी लैम्डा, यानी कि अगर इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ है उससे ज़्यादा, कहीं गुना ज़्यादा जो है हमारी डिस्टेंस है B, ये B डिस्टेंस जो है वो अगर इट इज़ ग्रेटर देन दी वेवलेंथ ऑफ द लाइट लैम्डा, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को नेगलेक्ट कर सकते हैं, इस अपॉन वाली वैल्यू को, या अपॉन वाली वैल्यू जब ज़्यादा है इससे, तो ये वाला पूरा टर्म जो है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला टर्म जो कम हो जाएगा तो 1 के कंपैरिजन में उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, और 1 के कंपैरिजन में जब नेगलेक्ट कर सकते हैं तो 1 की
पावर हाफ यानी कि √1 दैट इज 1। तो ये हो जाएगा आपके पास √n लेमडा बी। सो ओ एम एन इक्वल्स टू आ गया आपके पास n लेमडा √n लेमडा बी। ओके, तो रेडियस ऑफ द nth सर्किल जब हमारे पास निकल गया तो हम रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल भी निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ सेकंड सर्किल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि n हमें पता है n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, और इसको हम निकाल सकते हैं आराम से। तो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की जो रेडियाई आ गई, हम हाफ पीरियड जोन्स की रेडियाई निकाल सकते हैं। अब हाफ पीरियड जोन मैंने बताया था आपको, हाफ पीरियड जोन जो है वो कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो इसकी जो रेडियाई आ गई, रेडियस आ गई, वो कैसी वो क्या आ गई, n लेमडा बी। तो n की जगह पे हम लिख देंगे 1, ठीक है। तो फर्स्ट क्या आ गई, लेमडा √ लेमडा बी। सेकंड क्या आ गई आपकी 2 √2 लेमडा बी, एंड थर्ड क्या आ गया √3 लेमडा बी। ओके, नाउ एरिया ऑफ द nth हाफ पीरियड जोन। तो एरिया जो होगा nth हाफ पीरियड जोन का जो एरिया होगा वो क्या होगा, देखो एरिया कैसे निकालेंगे हम। ये जो हाफ पीरियड जोन है, nth हाफ पीरियड जोन, वो कौन सा है, मैंने बताया था तुम्हें, सॉरी, ये वाला एरिया। ये जो एरिया है वो कौन सा है, मतलब कौन सा रीजन है nth हाफ पीरियड जोन का, ये वाला देखो उसमें ढंग से, n और n-1 वाला जो सर्किल है ना, इनके बीच का रीजन, ठीक है। तो एरिया कैसे निकलेगा, अगर मैं बाहर वाले यानी कि nth सर्किल के एरिया से ये n-1 जो सर्किल है उसका एरिया माइनस कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, nth हाफ पीरियड जोन का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, ठीक है। सो यानी कि हम कर सकते हैं πr_n² माइनस πr_n-1 का स्क्वायर। तो rn क्या है, रेडियस ऑफ दी nth हाफ पीरियड जोन। तो रेडियस ऑफ दी nth हाफ पीरियड जोन हमने निकाल ली है, वो कितनी है √n लेमडा बी, ठीक है। और तो n-1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, वहाँ पे n की जगह पे n-1 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो पाई इंटू r²। तो rn² होगा हमारा n लेमडा बी का √n लेमडा बी का स्क्वायर, दैट इज n लेमडा बी, माइनस rn-1 का स्क्वायर, यानी कि √n-1 इंटू लेमडा बी, ये -1 इंटू लेमडा बी का होल स्क्वायर, दैट इज होल स्क्वायर, दैट इज n-1 लेमडा बी, ठीक है। तो ये हो गया पाई, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n लेमडा बी, ठीक है, माइनस या अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे पाई n-1 इंटू लेमडा बी। तो पाई n लेमडा बी माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करो इसकी पाई n लेमडा बी, और यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस पाई लेमडा बी, तो ये कैंसिल हो गया, तो रहेगा पाई लेमडा बी। सो आपका जो एरिया आ गया nth हाफ पीरियड जोन का जो एरिया आ गया वो आ गया पाई इंटू लेमडा बी। ओके, thus for b greater than lambda, area of the half period zones are independent of n and approximately equal to the fixed value of lambda and b। so an जो है वो यानी कि जो एरिया ऑफ दी nth हाफ पीरियड जोन है, ये जो इन ये वाला रीजन है, जो ये वाला रीजन मैंने बताया था, ये n वाला सर्किल है और ये जो अंदर वाला है n-1 सर्किल है। तो इन दोनों का जो इसका जो एरिया है इस हाफ पीरियड जोन का, वो इंडिपेंडेंट है n के नंबर से, ठीक है, n से इंडिपेंडेंट है, सॉरी। सो और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ये एक फिक्स वैल्यू के हैं लैम्डा और b के। सो अगर जो है लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है ये a यानी कि एरिया जो है लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस d पे। ये डिस्टेंस जो d है ये है लाइट सोर्स की उस प्लेन वेव फ्रंट से डिस्टेंस। ओके, सॉरी ये जो d है, d नहीं है, ये b है। ओके, सो दिस इज an proportional to lambda and an proportional to b, where b is the distance of the plane wave front from the point p,
इस पॉइंट पी से इस प्लेन वेव फ्रंट की डिस्टेंस है बी। ठीक है, तो ये था आपका हाफ पीरियड जोन्स, फ्रेसनल हाफ पीरियड जोन्स। और इसके बाद हम अभी इसमें हमें एम्पलीट्यूड निकालना है इस पॉइंट पी पे, तो ये हम कल इसको डिराइव करेंगे। ओके।